बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं शिवसेना और बीजेपी को लेकर के। शिवसेना और बीजेपी की कभी भी एक दूसरे से पटती नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी रहते हैं लोग और एक दूसरे की काट करने में लगे रहते हैं। यानी कि शिवसेना पूरी तरीके से देखा ये जाता है कि शिवसेना भले ही सपोर्ट करती है बीजेपी को, गठबंधन के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन वो अपनी तीखे तेवर के लिए हमेशा जानी जाती है। हमेशा अगर गठबंधन भी हुआ है तब भी शिवसेना बीजेपी पर वार करती रही है। कभी भी सॉफ्ट एंगल में वो उसको बीजेपी की तरफ नहीं देखा गया है। किसी भी मुद्दे को लेकर के वो कटाक्ष करने को लेकर के वो कटाक्ष करती है। और अब ये नौबत आ गई है कि 2019 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे शिवसेना अपने हाथ पीछे करती हुई जा रही है कि बीजेपी को सबक सिखाना है कि आखिर शिवसेना उसके साथ रहती है तो कितना उसको फ़ायदा हो सकता है और शिवसेना अगर हाथ पीछे कर लेती है तो कितना घाटा हो सकता है। शिवसेना और बीजेपी के भले ही महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में गठबंधन हो, लेकिन शिवसेना की बीजेपी को लेकर तल्खी उसके बयानों में साफ झलकती है। शुक्रवार को संसद में मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी शिवसेना ने सरकार का साथ नहीं दिया, बल्कि सदन के बहस में भी हिस्सा नहीं लिया था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अकेले ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान शिवसेना ने पहले तो प्रस्ताव के विरोध में वोट करने के लिए व्हिप जारी किया था, लेकिन बाद में व्हिप वापस ले लिया था। इतना ही नहीं, शिवसेना नेताओं ने पूरी तरीके से देखा यह जा रहा है कि शिवसेना नेताओं ने संसद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण की भी जमकर के तारीफ की और शिवसेना के इस कदम से बीजेपी नाराज है। और देखा ये जा रहा है कि इतना ही ताल में नहीं, BMC में भी दोनों दलों की गठबंधन की सरकार थी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो हैं रविवार को महाराष्ट्र के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। और बैठक को संबोधित करते समय कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि 2019 का चुनाव जिस तरीके से धीरे धीरे सामने आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से तेज कर दी है और पर्दे के पीछे जो राजनीति चल रही है उसको लेकर के अब बीजेपी का जो संगठन है वो पूरी तरीके से अपने पूरे मूल स्वभाव में आ रहा है। वो सोच रहा है कि किस तरीके से अपने आप को इस तरीके का बनाना है कि महाराष्ट्र में अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की नौबत आए तो अकेले दम पर चुनाव लड़ा जा सकता है। हालांकि गठबंधन का ये फायदा रहता है कि अगर बीजेपी को सीटों का जिस तरीके से खामियाजा अगर महाराष्ट्र में भुगतना भी पड़ सके कुछ सीटों को लेकर के, तो शिवसेना के पास जो सीटें जाती हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो अदर पार्टी में जो सीटें चली जाएंगी वो शिवसेना के पास आ जाएंगी। तो गठबंधन से शिवसेना और बीजेपी को दोनों को फायदा रहेगा। हालांकि शिवसेना इसलिए कहीं ना कहीं अपने तेवर में रहती है कि वो जानती है कि सरकार बनेगी तो कौन सा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या कौन सा मेरी पार्टी का कोई इतना बड़ा मंत्री बन जाएगा। हालांकि कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिसके लिए पूरी तरीके से शिवसेना अपने तख्त लहजे के लिए जानी जाती है
और इतना ही नहीं, शिवसेना नेताओं ने संसद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण की भी जमकर तारीफ भी की। और शिवसेना के इस कदम से बीजेपी नाराज भी है। महाराष्ट्र के में लोकसभा की 48 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं और दोनों ही जगहों पर शिवसेना और बीजेपी के बीच तालमेल है। इतना ही नहीं, बीएमसी में भी दोनों की दलों की गठबंधन की सरकार है। अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रविवार को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं और गठबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए संगठन को मजबूत और चुनाव की तैयारी करने के लिए कह दिया है कि अब सेनापति जो हैं अपने अपने रण में तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि अब हमारे जो साथी थे, शिवसेना थी, वो कहीं ना कहीं उसने दामन छोड़ दिया है, वो सहायता नहीं करने वाली है। इसीलिए शिवसेना के भरोसे ना रहा जाए। खुद कार्यकर्ता अपने आप में एक अव्वल नंबर के बीजेपी कार्यकर्ता बन करके कहीं ना कहीं उभर के आए और अपनी तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि सूबे में बीजेपी की स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर भी चुनाव लड़े तो बीजेपी को न हरा सके। यानी कि बूथ स्तर पर बीजेपी की तैयारी है पूरी तरीके से कि किस तरीके से उसको पूरी तरीके से बूथ स्तर पर इस तरीके से मैनेजमेंट करना है। अब पार्टी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी कि एक बूथ पर 25 यूथ के फॉर्मूले को काम करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हर बूथ से बाइक रखने वाले 5 लोगों को जोड़ा जाए। हर बूथ में मंदिर, मस्जिद और उनके संचालकों के नाम भी होने चाहिए। और अमित शाह ने कहा है कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, बीजेपी को कम से कम 51% वोट मिलने का लक्ष्य तय करते हुए काम करना हो। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर के पूरी तरीके से मैदान में जुट जाना चाहिए। 2019 का चुनाव नज़दीक है, अगर अभी भी आलस करेंगे तो फिर चुनाव कब लड़ेंगे। हालांकि बहुत सारी खबरें ये भी आ रही थी कि हो सकता है बीजेपी समय से पहले प्रधानमंत्री मोदी समय से पहले चुनाव करवा दें, और उसके लिए बाहर पार्टी कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन बीजेपी अभी से पूरी तरीके से दमखम में जुटी हुई है कि वो अगर 2019 से पहले भी चुनाव होते हैं तो वो पूरी तरीके से उनकी तैयारी है, वो चुनाव लड़ने की पूरी फिराक में है। उन्होंने कहा है कि सभी नेता और कार्यकर्ता सक्रिय होकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और लोगों को जानकारी दें कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार है, उसने क्या क्या योजनाएं अभी तक लागू कर दी हैं और जनता को कितना फ़ायदा मिला है। अब एक पूरी लिस्ट तैयार करने के लिए बोला है। आपको बता दूं कि पार्टी अध्यक्ष जो अमित शाह हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हर बूथ पर हर समुदाय के लोगों को जोड़ा जाए और कोशिश है कि हर एक कार्यकर्ता कम से कम 5 घरों तक पहुंच बनाने का टारगेट लेकर काम करे। अगर एक कार्यकर्ता 5 वोटर लेकर भी आता है तो आप समझिए कि लाखों जो कार्यकर्ता हैं मैदान में, वो अगर पूरी 5 अगर एक कार्यकर्ता वोट लेकर आता है तो यकीन मानिए कि कई गुना ज़्यादा अगर देखा जाए तो बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब कोशिश यह भी है कि कार्यकर्ताओं को कम से कम 5 घरों तक पहुंच बनाने के लिए टारगेट लेकर काम करना होगा। इलाके में अन्य पार्टियों की गतिविधियों पर भी नज़र रखी जाए, खासकर विपक्षी दलों के नाराज कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करके उनसे संपर्क किया जाए। और संपर्क फॉर समर्थन के तहत लता मंगेशकर से भी मुलाकात की थी अमित शाह ने। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के अलावा अमित शाह ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत भी कई गणमान्य लोगों से जो उच्च तरीके पे है, स्तर पर है, उनसे मुलाकात की है। उन्होंने जो लता मंगेशकर, जिनको सरस्वती कहा जाता है, और मंगेशकर, उनके निवास पर मुलाकात की। उनसे पहले इस अभियान पर शुरुआत में अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख
से भी उनके निवास पर उनसे मुलाकात की थी। उस समय माना जा रहा था कि इस मुलाकात से दोनों दलों को रिश्तों के बीच जमी बर्फ पिघलेगी और रिश्तों में फिर गर्माहट आएगी। लेकिन जब अमित शाह वहाँ से निकल जाते हैं तो कुछ और ही सुनने को मिलता है। ये गठबंधन शायद नहीं हो सकता, क्योंकि शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वो अपने तेवर में रहते हैं। अपने तेवर के जरिए वो किसी को कुछ समझते भी नहीं है, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, और अन्य दल की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि उनकी जिस तरीके से महाराष्ट्र में बोलबाला है, कार्यकर्ता जिस तरीके से सक्रिय है, तो वो जानते हैं कि मेरी अगर चलती यहाँ तो यहाँ जितनी भी सीटें जीती जाएंगी वो तो मेरी मर्जी से, और किसी अगर महाराष्ट्र से सीटें लेनी है, महाराष्ट्र से मेरे बिना पूछे किसी की सरकार नहीं बन सकती। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।